ये बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास है एडवर्ब की डिस्कशन। मैंने आपसे कहा कि हमने एडवर्ब का थोड़ा सा इंट्रो लिया। एडवर्ब का इंट्रो करने के बाद हमने उसकी काइंड्स की बात की। एडवर्ब के इंट्रो में हमने बोला कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। हमने उसकी काइंड में जो बात की, हमने बोला एडवर्ब जो है वो क्या होगा हमारे पास, एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, जो हमें मैनर बताएगा काम कैसे होता है। हैप्पीली, ऑनेस्टली, इंटेलिजेंटली, फास्ट, ये सारे वर्ड हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। यहाँ एडवर्ब ऑफ रीजन होगा जो हमें बताता है कि काम क्यों हो रहा है। यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा जो हमें बता रहा है काम कहाँ पर होगा। यहाँ जो हमें बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमें टाइम बताता है। यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी बताता है। यहाँ हमारे पास क्या होगा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन जो हमें ये बताता है कि काम वाकई हुआ या नहीं हुआ। यह सारी बात करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि आपने एडवर्ब का टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हम हर सेंटेंस में से एक रूल निकालेंगे। मतलब अगर आप 40 क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 40 क्वेश्चंस नहीं है, ये 40 रूल्स हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। हर रूल अपने आप में एक पूरा रूल है और हर रूल एक नई बात है, याद रखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 लाइक अगर आप अपना नोटबुक उठाएंगे तो नोटबुक पर आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। 40 क्वेश्चन नहीं है, ये 40 रूल्स हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, और इंतहाई इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके पास। देखें, फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन नॉट आस्क माई फादर फॉर हिज कार विदाउट एनी वाइवेडली रीजन। अब देखिए, हमने बात ये की कि जब भी आप सेंटेंस में कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए वाइवेडली जो है ये बेसिकली हमारे पास कौन सा वर्ड है, एडवर्ब वर्ड है, लेकिन इस सेंटेंस में मॉडिफाई किसको कर रहा है, रीजन को कर रहा है। अब रीजन हमारे पास क्या है, नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं होती है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है। लाइक अगर इस एक्सप्रेशन को मुझे ठीक करना होगा तो मैं उसको वाइवेडली रीजन नहीं बोलूंगा, ये एक्सप्रेशन मेरे पास गलत है, बल्कि मैं इसको क्या बोलूंगा, वाइवेड रीजन। रीजन नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए। वाइवेडली एडवर्ब फॉर्म होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर है, पहला हमारे पास एडजेक्टिव है, दूसरा हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करेगा, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव किस किस को मॉडिफाई करेगा, नाउन को और प्रोनाउन को। जहां पर भी आप सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ देखेंगे या जहां पर भी आप सेंटेंस में एडवर्ब लिखा हुआ देखेंगे तो आपको ये देखना है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं आपने ये देखना है कि इसके साथ अग्री करते हैं या नहीं करते। एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को, एडवर्ब मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। ये बात आपने भूलना नहीं है। उसके साथ दूसरी बात आप याद रखेंगे, हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कैन नॉट से। आपने दो वर्ड पढ़े हैं, ये वर्ड भी मैं एनी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने दो वर्ड पढ़े थे क्वांटिफायर वाले टेबल में, और मैंने आपसे कहा था ये दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि सम और एनी का वर्ड काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा। इसके अलावा सम का वर्ड अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो फिर हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, सम का, और अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, एनी का। लाइक मैं ऐसा नहीं बोल सकता आई डोंट हैव सम गुड फ्रेंड्स, मुझे बोलना होगा आई डोंट हैव एनी गुड फ्रेंड्स। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता आई हैव एनी बुक, मुझे क्या लिखना होगा, आई हैव सम बुक्स। अगर आपके पास सम सेंटेंस में सम का वर्ड लिखा हुआ है तो आपने याद रखना है आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, एफर्मेटिव। और अगर आपके पास सेंटेंस में एनी का वर्ड लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या होना, आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। आपका सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, उसके अलावा वाइवेडली एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है रीजन को, वाइवेडली एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है रीजन को, रीजन नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब को देखना है कि ये एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए होना चाहिए, एडवर्ब वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, शी टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीट। रूल याद रखिएगा, मैं रूल बोल रहा हूं, इनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस। इनको हम क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ सेंसेस। जितने भी वर्ड्स हैं
जो हमारी सेंसेस के साथ काम करते हैं। ये वर्ड आपके पास कौन से हैं? पहला वर्ड आपके पास लुक, दूसरा वर्ड आपके पास क्या है? टेस्ट, तीसरा वर्ड आपके पास क्या है? साउंड, फोर्थ वर्ड आपके पास क्या है? सीन। उसके बाद आपके पास क्या वर्ड आएंगे? अगर आप इन वर्ड को यूज करेंगे तो आपने याद रखना है वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद आपने कभी भी एडवर्ब नहीं लिखना है, मतलब एलवाई वाली फॉर्म नहीं लिखनी है। आपने हमेशा क्या लिखना है? एडजेक्टिव लिखना है। इसमें वर्ड फील आएगा, इसमें वर्ड स्मेल आएगा, ठीक है। ये 6 वर्ड आपने याद रखने हैं। इन 6 वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ सेंसेस। जैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं दिस सॉन्ग साउंड स्वीटली। अब मैंने लिखा साउंड। अब साउंड क्या होता है? हमारे पास वर्ब होता है, वर्ब ऑफ सेंसेस होता है, तो इसके बाद मुझे स्वीटली नहीं लिखना होगा, इसके बाद मुझे क्या लिखना होगा? स्वीट। जब भी आप देखें, लाइक मैं बोलता हूं ही लुक्स, अब यहां पर ये देखने के लिए यूज नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि ही लुक्स वो देखता है। ही लुक्स मतलब वो दिखता है। क्या दिखता है? ही लुक्स ऑनेस्टली पर्सन। अब अगर ऑनेस्टली लिखूंगा तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। लुक्स के बाद या सीन के बाद मुझे ऑनेस्टली नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है? ऑनेस्ट लिखना है। जब भी आप वर्ब ऑफ सेंसेस पढ़ेंगे, जब भी आप लुक देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, साउंड, सीन, स्मेल और फील देखेंगे, इनके बाद आपने एलवाई वाला फॉर्म यूज नहीं करना, यानी कि इनके बाद आपने एडवर्ब यूज नहीं करना, इनके बाद आपने हमेशा क्या यूज करना है? एडजेक्टिव यूज करना है। ये रूल याद रखिएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ सेंसेस। वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद हम कभी भी एलवाई फॉर्म नहीं यूज करते, मतलब कभी भी एडवर्ब यूज नहीं करते, हमेशा क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है ही वॉज एक्सीडिंगली पेड फॉर हाउ स्किलफुल ही हैंडल्ड। अब देखें यहां पे जो स्किलफुल का बेटे वर्ड है, हाउ स्किलफुल हैंडल्ड, ये किसके लिए यूज किया हुआ है? हैंडल्ड के लिए। अब हैंडल्ड हमारे पास क्या है? वर्ब। अब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जबकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एडवर्ब चाहिए होता है। अगर आप इस सेंटेंस को ठीक करेंगे तो आप लिखेंगे स्किलफुल को क्या लिखेंगे? स्किलफुली, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एडजेक्टिव चाहिए होता है। इसलिए हम स्किलफुल ही हैंडल्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? स्किलफुली ही हैंडल्ड। बात फिर वही है जो मैंने आपको बताई है। एडजेक्टिव लिखा जाता है नाउन और प्रोनाउन के साथ, और एडवर्ब लिखा जाता है वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ। हमें मॉडिफायर एग्रीमेंट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आई मेट हर अबाउट 10 years ago and have remembered her ever for। पल्ले बांध ले, रूल लिख ले कि एवर फॉर कोई वर्ड नहीं होता, बल्कि वर्ड हमारे पास क्या होता है? एवर सिंस। वर्ड हमारे पास क्या होता है? एवर सिंस। जब हम बात करते हैं किसी भी एक्शन के बिल्कुल स्टार्ट की, हम बोलते हैं जी ये तब से ऐसा हो रहा है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ऐसा हो रहा है, या उस वक्त से ही ऐसा हो रहा है, तो तब हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एवर सिंस। एवर फॉर कोई वर्ड नहीं होता, हमारे पास वर्ड क्या होता है? एवर सिंस। अदरवाइज इन 2 वर्ड्स को तो बड़े अच्छे तरीके से आप जानते ही होंगे, फॉर और सिंस। जब हम स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं, किसी भी एक्शन के आगाज की बात करते हैं, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सिंस। और जब भी हम ड्यूरेशन या पीरियड की बात करते हैं तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फॉर। फॉर का वर्ड किसके लिए होता है? ड्यूरेशन या पीरियड के लिए। लाइक मैं बोलता हूँ पाकिस्तान 73 साल से कायम है, तो पाकिस्तान 73 साल से कायम है, तो मुझे कौन सा वर्ड यूज करना है? फॉर का। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से कायम है, तो फिर मुझे कौन सा वर्ड यूज करना है? सिंस 1947। अगर आप किसी भी एक्शन की स्टार्टिंग बिगिनिंग बताएंगे तो आपको कौन सा वर्ड लिखना है? सिंस का। और अगर आप ड्यूरेशन या पीरियड बताएंगे तो फिर आपको क्या लिखना है? फॉर। लेकिन अगर आप बात करेंगे बिल्कुल आगाज की, उस वक्त से ही ऐसा हो रहा है, स्टार्ट से ही ऐसा हो रहा है, तो फिर आपने कौन सा वर्ड यूज करना है बेटे? एवर सिंस का। फिर आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एवर सिंस का। याद रखिएगा, एवर फॉर कोई वर्ड भी नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ही इज वेरी सीनियर। अब देखें, सबसे पहले आप एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके लैटिन एडजेक्टिव। लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में आपने याद रखना है, और लैटिन एडजेक्टिव्स को बोलने से पहले मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड हमारे पास क्या होता है? वेरी, और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है? मच।
अब हमेशा से हम परेशान रहते हैं कि यार मुझे वेरी कहाँ पर यूज करना है या मच कहाँ पर यूज करना है, वेरी यूज होगा या मच यूज होगा, यहाँ पर वेरी आया है क्यों आया है, मच आया क्यों आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। आपने इसको इसी तरह नोट करना है। आपको ये जस्टिफाई करना है कि वेरी कहाँ पर यूज होता है और मच कहाँ पर यूज होता है। आपने याद रखना है, एडजेक्टिव में हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, लाइक हम बोलते हैं बिग स्मॉल लार्ज। कंपैरेटिव डिग्री बिगर स्मॉलर लार्जर। सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। इसमें से सुपरलेटिव डिग्री को आप निकाल देंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी वेरी या मच का वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। बाकी बची आपके पास 2 डिग्री। अगर आप पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो पॉजिटिव डिग्री से पहले आपको क्या लिखना है, वेरी। और अगर आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटे आपको क्या लिखना है, मच। लाइक अगर मैं बोलता हूं वेरी बिग होगा या मच बिग होगा तो वेरी बिग होगा। लार्ज के साथ मच और वेरी में से वेरी आएगा, स्मॉल के साथ वेरी और मच में से वेरी आएगा। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री बोलता हूं, मैं बोलता हूं वेरी स्मार्टर तो ये गलत होगा, मुझे क्या लिखना होगा, मच स्मार्टर। अगर मैं बोलता हूं वेरी लार्जर तो ये भी गलत होगा, मुझे क्या लिखना होगा, मच लार्जर। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो आपको मच का वर्ड लिखना है। पॉजिटिव डिग्री के लिए आपको क्या लिखना है, वेरी का वर्ड। उसके बाद बेटे आप याद रखेंगे, अगर एडजेक्टिव की आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, वेरी का। और अगर आपके पास थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव आता है तो आपको क्या यूज करना है, मच का। लाइक देखें मेरे पास 2 वर्ड है, मैं बोलता हूं इंटरेस्टिंग और मैं बोलता हूं इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टिंग जो है, इंटरेस्टेड, अब इंटरेस्टिंग जो है ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म से पहले हमें क्या लिखना होता है, वेरी। मैं किसी सूरत भी मच इंटरेस्टिंग नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात हमारे पास है इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड के साथ हम क्या लिखेंगे, मच। बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह मैं वर्ड बोलता हूं सेटिस्फाइंग, मैं वर्ड बोलता हूं सेटिस्फाइंग, मैं वर्ड बोलता हूं सेटिस्फाइंग और मैं वर्ड बोलता हूं सेटिस्फाइड। अब देखें अभी हमने रूल में क्या बात की कि अगर आईएनजी फॉर्म होगी तो हमें वेरी लिखना है और अगर थर्ड फॉर्म होगी तो हमें क्या लिखना है, मच लिखना है। तो सेटिस्फाइंग के साथ क्या आएगा, वेरी, और सेटिस्फाइड के साथ क्या आएगा, मच। आपको 2 यूजेज याद रखने हैं वेरी के और आपको 2 यूजेज याद रखने हैं किसके, मच के। अगर आपके पास पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की तो आपको वेरी लिखना है, वेरी ऑनेस्ट होगा, वेरी लार्ज होगा, वेरी स्मॉल होगा, वेरी बिग होगा। और अगर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर आपको क्या लिखना है, मच लिखना है। मच स्मॉलर होगा, मच लार्जर होगा, मच स्मार्टर होगा, आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच लिखना है। और उसके बाद अगर आपके पास आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है तो आपको वेरी लिखना है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो मच लिखना है। सेटिस्फाइंग के साथ वेरी होगा, इंटरेस्टिंग के साथ वेरी होगा, इंटरेस्टेड के साथ मच होगा और सेटिस्फाइड के साथ मच होगा। एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है इस रूल में। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है प्लीज्ड, हमारे पास वर्ड है टायर्ड, हमारे पास वर्ड है डिलाइटेड, हमारे पास वर्ड है ड्रंक, ठीक है, हमारे पास वर्ड है ग्रीव्ड और हमारे पास वर्ड है पेन्ड। अब देखें हमने रूल में ये पढ़ा कि अगर थर्ड फॉर्म होगी एडजेक्टिव की तो फिर हमें मच का वर्ड यूज करना है, लेकिन आपने एक्सेप्शन केस याद कर रखना है। ये 6 वर्ड आपने याद रखने हैं, प्लीज, टायर्ड, डिलाइटेड, ड्रंक, ग्रीव्ड और पेन्ड। इन वर्ड्स के साथ अब रूल के मुताबिक ये वर्ड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव्स हैं, रूल के मुताबिक इनके साथ क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए, लेकिन हम इनके साथ मच नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। एक्सेप्शन केस है, इन सब वर्ड्स के साथ मच की बजाय क्या लिखा जाएगा, वेरी लिखा जाएगा। रूल के अकॉर्डिंगली इनके साथ मच आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन केस यही है कि इनके साथ मच नहीं आएगा बल्कि इनके साथ वेरी आएगा, याद रखना आपने। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हम लैटिन एडजेक्टिव को कभी भी वेरी के साथ इंटेंसिफाई नहीं करते हैं।
लैटिन एडजेक्टिव के बारे में आपने याद रखना है, ये वो वर्ड होते हैं जो IOR पे ख़त्म होते हैं। इनमें से 2 वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जो IOR पे ख़त्म नहीं होते, और वो 2 वर्ड कौन से होते हैं? रेफर एंड प्रेफर। अब पहली बात तो आपने इनकी ये याद रखनी है कि इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। मतलब हम ऐसा नहीं बोलते मोर सीनियर या मोस्ट सीनियर, हम ऐसा नहीं बोलेंगे मोर जूनियर या मोस्ट जूनियर, हम ऐसा नहीं बोलेंगे मोर प्रेफर या मोस्ट प्रेफर। इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता। दूसरी बात आपने इनके बारे में ये याद रखनी है कि जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, लैटिन एडजेक्टिव के साथ आपने देन का प्रेपोजिशन यूज नहीं करना होता। आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना होता है? टू का। ही सीनियर देन आई नहीं होता, ही इज जूनियर देन आई नहीं होता, क्या होगा? ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। तीसरी बात आपने इनकी याद रखनी है कि इनको इंटेंसिफाई करने के लिए हम कभी भी वेरी का वर्ड यूज नहीं करेंगे। इनको इंटेंसिफाई करने के लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मच का वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर वेरी सीनियर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? मच सीनियर आएगा। दूसरी बात, ये जो वेरी और मच का रूल है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से नोट करना है। और पहले वाली रूटीन की तरह, अब दिन थोड़े रह गए हैं, मेहनत करनी है, जो कुछ हो चुका उसको छोड़ दें, लेट बायगोन बी बायगोन, जो हो चुका छोड़ दें। अगर हमारी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है तो वी अपोलोजाइज ऑन डैट, हम इस पे हम अपोलोजाइज हैं कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है टेक्निकल इश्यूज की वजह से, LMS की वजह से। बट नाउ देर मस्ट बी नो प्रॉब्लम, देर मस्ट बी नो एक्सक्यूजेज। ठीक है, आपको रेगुलर स्टडी करनी है, दिन बहुत थोड़े हैं, काम बहुत करने वाला पड़ा है आप लोगों का, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन बैंक को खंगाल डालें, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करें, वोकैब की प्रैक्टिस करें, वोकैब को याद रखें। ठीक है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, चीज़ों को इकट्ठा करें, ताकि आप पेपर से पहले उनको रिवाइज कर सके, रिपीट कर सके। स्मार्ट खेलना है, हार्ड नहीं खेलना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाकी डिस्कशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।